हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग की प्रिपरेशन कराई थी। कुछ बच्चों ने कहा आरआरबी से रिलेटेड भी कुछ प्रिपरेशन कराइए, तो आज आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फार्मास्यूटिक्स से, और अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो आगे हम लोग आगे के वीडियोज में आरआरबी की प्रिपरेशन भी कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो आइए कुछ आज एमसीक्यूज देखते हैं फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट इज यूज, यानी आर्टिफिशियल सिरप में हम कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल सिरप में हम लोग जो भी हम लोग सिरप की बात करें तो सिरप में हम लोग देखें तो हम लोग यूज करते हैं सुक्रोज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि हम जो स्वीटनिंग एजेंट यूज करेंगे वो आर्टिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखें जो सैकरीन है ये आर्टिफिशियल होता है, और जब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करेंगे तो ऐसे सिरप को बोलेंगे आर्टिफिशियल सिरप। तो ए का करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज अ सैकरीन। सेकेंड, एम्प्यूल जनरली कंटेन्स, जो एम्प्यूल्स होते हैं, और एम्प्यूल्स ये रिलेटेड है पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन से। पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में हम लोग जो है लिक्विड प्रिपरेशन को एम्प्यूल्स में रखते हैं, वायल्स में रखते हैं, और इन्फ्यूजन बॉटल्स होते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है एम्प्यूल्स का, तो देखिए एम्प्यूल्स में हम लोग सिंगल डोज रखते हैं, सिंगल डोज। तो सिंगल डोज पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स को हम लोग एम्प्यूल्स में रखते हैं। मल्टीपल डोज के लिए हम लोग वायल्स भी यूज करते हैं, और इन्फ्यूजल बॉटल ड्रिप्स के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा ए, दैट इज अ सिंगल डोज पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। तीसरा, प्लास्टिसाइजर आर एडेड इन प्लास्टिक टू प्रोवाइड्स। अब यहाँ कह रहा है कि प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं प्लास्टिक में, इसका काम क्या है। तो प्लास्टिसाइजर का काम क्या है कि जब हम इसको प्लास्टिक में यूज करते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये प्लास्टिसाइजर अगर आप देखें तो जब हम लोग कैप्सूल प्रिपरेशन करेंगे, उस कैप्सूल प्रिपरेशन में हम लोग प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ग्लिसरीन यूज किया जाता है, पॉलीथैलिन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। और ये जो प्लास्टिसाइजर है इसका जो कंटेंट है, यानी इसका जो अमाउंट है, ये इस बात को डिनोट करेगा कि जो भी हम लोग प्लास्टिक की बात करें या कैप्सूल की बात करें कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। तो प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक्स में ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बॉल मिल हम लोग यूज करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। जो हम लोग पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉल मिल। अब साइज रिडक्शन के मेथड देखें तो हम लोग कटिंग करते हैं, जो सॉफ्ट है यानी जो हम लोग नेचुरल ऑब्टेन करते हैं उसकी कटिंग करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन। ये चार चीजें यूज की जाती हैं। लेकिन पूछ रहा बॉल मिल में क्या यूज किया जाता है, तो बॉल मिल में हम लोग बॉल यूज करते हैं, और ये बॉल क्या होता है, रोटेट होता है। जब ये रोटेट करता है बॉल, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब ये बॉल रोटेट करता है तो स्लाइड करेगा तो एट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और साथ ही कुछ दूर जाने के बाद ये गिरता है तो इसमें इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो बॉल मिल का प्रिंसिपल होगा डी, दैट इज अ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है हिट करना, और एट्रिशन का मतलब होता है रबिंग। तो यानी रबिंग भी हमको और हिट, ये दोनों इम्पैक्ट हम लोग को बॉल मिल में मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब पांचवा क्वेश्चन है कि विच फिल्टर इज यूज फॉर द बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। अब कौन सा फिल्टर हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियल फिल्टर में, और भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स का पार्ट है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टेरिलाइजेशन के पार्ट में भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखें करेक्ट आंसर होगा मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब यहाँ पे कह रहा फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, और इसको देखें कैलकुलेशन के पार्ट में आइसोटोनिसिटी का जो कैलकुलेशन है, एक तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करते हैं, तीसरा सोडियम इक्विवेलेंट के बेस पे करते हैं, और एक चौथा मेथड होता है व्हाइट विंसेंट मेथड।
ये 4 मेथड होते हैं आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में मॉलिक्यूलर वेट भी देना चाहिए था। मॉलिक्यूलर वेट देखें 58.5, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला होता है वो था W इज इक्वल टू 0.03 m/n, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो 0.03 m होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का होता है 58.5, तो यहाँ पे लिखा गया 58.5। और n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयंस। तो NaCl देखें जब ये ब्रेक होता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा और ये 2 आयंस बनाएंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.88 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का यहाँ मतलब होगा कि 0.88 ग्राम पर 100 ml के लिए होगा। ये यहाँ से निकल के आएगा। ये परसेंटेज कैलकुलेशन का है कि ये जो आ रहा है ये फॉर 100 ml के लिए आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 0.88 ग्राम पर 100 ml के लिए। सातवां, कॉकनियल इज एजेंट। कॉकनियल क्या है? तो कॉकनियल हमारा कलरिंग एजेंट होता है। रेड कलर ये प्रोवाइड करता है। ये कॉकनियल इंसेक्ट से मिलता है जिसमें कार्बनिक एसिड होता है। ये पूछा भी जा सकता है, कार्बनिक एसिड। और ये जो कार्बनिक एसिड होता है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो कॉकनियल कलरिंग एजेंट है। और कॉकनियल क्या है? एक इंसेक्ट है जिससे हमको कार्बनिक एसिड मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। Find out the quantity of sodium chloride required to produce 0.9% weight by volume sodium chloride solution for 500 ml। अब ये कह रहा है 0.9 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब ये 0.9 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? ये यहां से हमको इंफॉर्मेशन निकलेगा कि 0.9 W होता है किसके लिए? वेट के लिए, और इसकी यूनिट होती है ग्राम। तो यह 0.9 ग्राम NaCl। अब ये परसेंटेज 100 के लिए होता है, तो जो सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? 100 ml। ठीक, तो 100 ml के लिए हमको कितना NaCl चाहिए? 0.9 ग्राम। ठीक, तो 100 के लिए पता चल गया। और हमको कितने के लिए कैलकुलेट करना है? 500 ml के लिए। तो 100 ml यानी 0.9 कितने के लिए है? 100 ml के लिए। 500 ml के लिए हमको कैलकुलेट करना है। ये 0 से 0 कट गया। अब ये आ गया 4.5 ग्राम फॉर 500 ml। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक, यानी 100 के लिए 0.9, तो 500 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4.5 ग्राम। 9th, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी हैज। तो सोडियम क्लोराइड जो इंजेक्शन है वो कितना रखता है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस पर लीटर, यानी 154 मिली इक्विवेलेंट। तो ये करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग यूज करते हैं? तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे, प्रिजर्वेटिव में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी आते हैं, प्रिजर्वेटिव में एंटीऑक्सीडेंट भी आते हैं, और प्रिजर्वेटिव में चिलेटिंग एजेंट भी आते हैं। तो माइक्रोब्स को किल करेगा तो एंटी माइक्रोबियल कहेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो उसको चिलेट्स कहेंगे। और ये तीनों जो है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और ये जो चिलेटिंग एजेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव में यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का सोडियम बेंजोएट। सेरा आर यूज्ड टू प्रोवाइड। तो सेरा किस लिए होता है? तो सेरा हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के लिए। पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं सेरा। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 12 विच वन ऑफ दीज सब्सटेंस कैन बी डायरेक्टली कंप्रेस्ड इनटू द टैबलेट्स। यानी में से कौन को हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस करते हैं टैबलेट में। अब देखिए टैबलेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आगे हम बताएंगे भी आप लोगों को। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस कर देते हैं, यानी पाउडर लिया और पाउडर को हमने डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया, हमारा बन गया टैबलेट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। एक हम लोग करते हैं कंप्रेशन वाया ग्रेनुलेशन, यानी हम क्या बनाते हैं? ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या है? पाउडर लेंगे
और इस पाउडर का पहले क्या बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स। अब ये ग्रेन्यूल्स बन गया और ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद फिर हम इसको कंप्रेस करेंगे। ठीक, दो टेक्निक है। तो यहां पूछ रहा है कि डायरेक्ट कंप्रेशन किसका करेंगे। तो देखें, डायरेक्ट कंप्रेशन हम लोग जनरली जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में देखें आता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्रिस्टलाइन इन नेचर है, इसको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल मिक्सिंग इक्विपमेंट फॉर टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड है, यानी दो इमिसिबल लिक्विड को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारा इमल्शन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, अगर इनसॉल्युबल सॉलिड होता है और लिक्विड होता है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे इमल्शन। अब इमल्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये करेक्ट आंसर होगा। डबल कोन ब्लेंडर हम लोग यूज करते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड के लिए। रिबन हम लोग करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए। ट्विन सेल भी सॉलिड प्लस सॉलिड को मिक्स कर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, सिल्वर्सन इमल्सिफायर। अब चौथा क्वेश्चन है स्लगिंग इज रिलेटेड टू। स्लगिंग किससे रिलेटेड है। तो स्लगिंग देखें, हम लोग फिर चलेंगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। टैबलेट में मैंने कहा एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं और एक क्या करते हैं, ग्रेनुलेशन। अब ग्रेनुलेशन में भी देखें तो अभी यह पार्ट होगा ग्रेनुलेशन का। ग्रेनुलेशन में दो काम करते हैं, एक तो ड्राई ग्रेनुलेशन और एक करते हैं हम लोग वेट ग्रेनुलेशन। वेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइंडर सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक, ड्राई ग्रेनुलेशन में हम क्या करते हैं, पाउडर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करेंगे और ये जो कंप्रेशन है इसी को बोलते हैं स्लगिंग। ठीक, कंप्रेस पाउडर को बोलते हैं स्लगिंग। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्राई ग्रेनुलेशन। यानी ड्राई ग्रेनुलेशन में हम लोग स्लगिंग करते हैं और स्लग करने के बाद फिर इसका साइज रिडक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रेन्यूल्स। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इज कॉल्ड एज। टाइप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल 4 ग्लास होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, तो ये पूछ रहा है सेकेंड को पूछ रहा है। तो फर्स्ट को बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड को हम लोग बोलेंगे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप थर्ड को बोलते हैं रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 को बोलते हैं नॉन पेरेंटल यानी एनपी ग्लास, दैट इज अ रेगुलर ग्लास। तो ये 4 आपको याद रखना है, बोरोसिलिकेट, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और 4 को बोलते हैं एनपी, दैट इज अ नॉन पेरेंटल। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑयल। इसमें से कौन सा मिनरल ऑयल है ये पूछ रहा है। मिनरल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, वोलाटाइल ऑयल, ये सारा इमल्शन में आप पढ़े होंगे। यहां पे हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो पिपरमिंट ऑयल वोलाटाइल ऑयल है, कैस्टर ऑयल फिक्स्ड ऑयल है, अरैकिस ऑयल फिक्स्ड ऑयल है, ये जो लिक्विड पैराफिन है ये मिनरल ऑयल है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी, दैट इज अ मिनरल ऑयल मीन्स लिक्विड पैराफिन। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इमल्जेंट। इसमें से कौन इमल्जेंट यूज नहीं करता, और इमल्जेंट का मतलब है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अकेशिया भी हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, ट्रैगाकैन भी यूज करते हैं और मेथाइल सेलुलोज भी यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा क्लोरोक्रिसॉल। ये जो क्लोरोक्रिसॉल है इसको हम लोग एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोक्रिसॉल। 18th है फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन। तो देखें फर्स्ट एडिशन आईपी आप सब लोग को पता होगा कि पहला एडिशन 1955 में आया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1955। 19th क्वेश्चन है द लेटेस्ट एडिशन आईपी पब्लिश्ड इन। तो देखें यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा लेटेस्ट एडिशन आईपी 2022 में आया था। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 2022। What would be the proportion of oil water emulgent for primary emulsion containing fixed oil? यानी कह रहा है कि प्राइमरी इमल्शन का रेशियो क्या आएगा, वाटर, ऑयल, वाटर, इमल्जेंट। तो देखें फिक्स्ड ऑयल के लिए जो रेशियो होता है वो 4:2:1 होता है, ये फिक्स्ड ऑयल के लिए है।
मिनरल ऑयल के लिए अगर आप बात करेंगे तो मिनरल ऑयल के लिए होता है 3:2:1 और वोलाटाइल ऑयल की बात करेंगे तो होता है 2:2:1। ये प्राइमरी इमल्शन का रेशियो है और प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फिक्स्ड ऑयल है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4:2:1, दैट इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इनमें से कौन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर क्लासिफाई नहीं करेंगे? तो देखें जो लिंक्टस है ये लिंक्टस लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बाकी जेल की बात करें, पेस्ट की बात करें, ऑइंटमेंट की बात करें, ये सारे सेमी सॉलिड है। तो इसमें से पूछ रहा नॉट नहीं है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, दैट इज अ लिंक्टस। अब एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक विद द ब्लड प्लाज्मा। Freezing point of 1% weight by volume solution of boric acid minus 0.288 degree centigrade and freezing point of 1% weight by volume sodium chloride is minus 0.576। यानी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया। अभी मैंने कहा आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन के लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट मेथड भी यूज करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे, तीसरा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट यूज करेंगे और चौथा व्हाइट विंसेंट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट मेथड यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.52 a माइनस a बाई बी, ये होता है। अब ए को हम लोग बोलते हैं अनएडजस्टेड और बी को बोलते हैं एडजस्टेड। तो यहाँ पे देखें फ्रीजिंग पॉइंट हमारा दिया गया है तो हमें क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है 0.52 a 0.228 दैट बोरिक एसिड है और बी की जगह NaCl रखेंगे 0.576। सॉल्व करने पे आएगा 0.402 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब ये जो है आंसर ये गलत, 0.042 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। इन्होंने पर ml लिखा है, पर 100 ml के लिए होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा, इसमें से ऑप्शन गलत है लेकिन ये 100 ml के लिए होगा। जो वैल्यू आ रही है ये फॉर 100 ml के लिए, ना कि पर ml आ रहा है। ठीक है, पर ml आने के लिए हमको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो 0.402 ग्राम पर 100 ml, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो ये जो क्वांटिटी है फॉर 100 ml के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन। तो ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ये हमारे जेलीज होते हैं, जेल जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा डी। डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स आईपी एज पर ऑपरेटर्स 1 एज पर आईपी। तो देखिए आईपी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो टाइप 1 को हम लोग बोलते थे पैडल, ठीक, टाइप 2 को बोलते थे बास्केट। लेकिन अब जो आईपी 2020 आई है, जो लेटेस्ट एडिशन 2022 आया है, इसमें इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया है। टाइप 1 को इन्होंने कहा है बास्केट और टाइप 2 को कह दिया पैडल। यानी अब क्या हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया कि यहां पे अगर आईपी 2020 की बात करेंगे तो 1 होगा हमारा बास्केट और आईपी 2022 से पहले की बात करेंगे तो होगा पैडल। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम लोग लेटेस्ट की बात करेंगे और लेटेस्ट में टाइप 1 क्या हो जाएगा, बास्केट। और अगर यही आईपी 2022 से पहले का कोई एडिशन लिखा रहेगा वहां पे पूछेगा तो आपको वहां पे देना पड़ेगा पैडल। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा यहाँ पे बास्केट। 25 है, विच कैप्सूल साइज है जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। इसमें से कौन स्मॉलेस्ट कैपेसिटी है? तो 5 नंबर का स्मॉलेस्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट होता है 000, उसके बाद 00, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे लार्जेस्ट 000 होता है और सबसे स्मॉलेस्ट होता है 5। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया 5। तो ये कुछ फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।